Assalamualaikum students. Today we will learn about the Graham law of diffusion and Dalton law of partial pressure. First of all, we will discuss about the Graham law of diffusion. The Graham law of diffusion is also called the law of diffusion. Was formulated by the Scottish physical chemist Thomas Graham in 1848. Graham found experimentally that the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of the mass of its particle. ग्राहक के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ते हैं कि जो इफ्यूजन ऑफ गैस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट्स पार्टिकल के। और इस फार्मूला को हम लिखते हैं R1 ओवर R2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 ओवर M1। अब यहाँ पर जो R1 है वो रेट ऑफ इफ्यूजन है फर्स्ट गैस के लिए और R2 जो है वो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो सेकंड गैस, M2 जो है वो मोलर मास है सेकंड गैस का और M1 है मोलर मास आपके पास फर्स्ट गैस का। देन है ग्राहम जो है उसने ये जो स्टेटमेंट दी है ये आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए भी है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। thus if the molecular weight of one gas is 4 times that of the other, अगर एक गैस का molecular weight जो है वो 4 times greater हो as compared to another gas तो वो फिर डिफ्यूज हो जाती है स्मॉल पिनहोल वेसल में से भी और पोरस प्लग में से भी। और जो हैवियर गैसेस होती हैं वो स्लोली डिफ्यूज होती हैं। फिर कंप्लीट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अगर ग्राहम लॉ की हम देखें तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है कि ग्राहम्स लॉ प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सेपरेटिंग द आइसोटोप। ग्राहम लॉ ने हमें ऐसी बेसिस प्रोवाइड की जिसे यूटिलाइज करके हमने आइसोटोप्स को भी सेपरेट करवाया डिफ्यूजन मेथड से और देन इसी मेथड को हमने यूटिलाइज किया डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के लिए। उसके बाद है ग्राहम लॉ जो है एक आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट देता है मॉलिक्यूलर फ्यूजन के लिए जो कि इन्वॉल्व होती है मूवमेंट ऑफ गैस एट अ टाइम थ्रू अ होल। ये मतलब एक छोटे से होल में से भी गैस जो है वो फ्यूज आउट हो जाती है। इट इज ओनली अप्रोक्सीमेट फॉर द डिफ्यूजन ऑफ वन गैस इन अनदर और इन एयर। और इसने आपको फ्यूजन के साथ साथ डिफ्यूजन का भी लाभ दिया और वो भी सेम ही है। तो वो जो है उसमें ये होता है कि गैसेस डिफ्यूज हो जाती है मिक्सचर ऑफ गैसेस में यानी कि एयर में मतलब पूरी सराउंडिंग में। फ्यूजन जो है वो एक स्मॉल होल से फ्यूज आउट होती है जैसे कि एक टायर में से अगर वो पंक्चर हो जाए तो वहां से जो निकलती है एयर रश आउट होती है उसे फ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जैसे आप एक रूम में स्प्रे करें तो वो स्प्रेड आउट हो जाती है टायर रूम में से डिफ्यूजन कहते हैं। दोनों का जो रेट है दोनों की जो डिफ्यूजन और फ्यूजन की स्पीड है वो डिपेंड करती है उसके इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ द बेसिस पर। as this process involve the movement of more than one gases। और ये इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों ही मूवमेंट ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्राहम ने इन दोनों प्रोसेसेस के लिए ही हमें ये लॉ सजेस्ट किया है। In the same condition of the temperature and the pressure, the molar mass is proportional to the mass density। और जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होती है तो ये जो मोलर मास होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास डेंसिटी के। इस तरह से हमने इसी जो है की स्टेटमेंट को इस लॉ की स्टेटमेंट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मास डेंसिटीज। जहां पर आप M2 M1 यूज कर रहे थे अब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के तो आप वहां पर इसे इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि R1 ओवर R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज के। R1 जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है फर्स्ट गैस का, R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन है सेकंड गैस का और D2 जो है वो आपके पास डेंसिटी है सेकंड गैस की और D1 जो है वो डेंसिटी है फर्स्ट गैस की। उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि आपने जैसे कि पढ़ा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। इस तरह से हम जो है यहाँ कहेंगे कि R रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिस्क्राइब कर रहा है और D जो है वो डेंसिटी ऑफ गैस को। आप दो गैसेस कंसीडर कर ले जिसकी डेंसिटी D1 और D2 हो देन आपके पास किस तरह से ये ड्राइव होगी इसकी रिलेशन। R1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर रूट D1 के और उसके बाद जब आप प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा R1 इक्वल टू K ओवर रूट D1। सिमिलरली R2 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट D2 के और फिर उसके बाद आपने जब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को रिमूव किया तो हो जाएगी R2 इक्वल टू K ओवर रूट D2। इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद आपके पास रेशियो आ जाएगी R1 ओवर R2 इक्वल टू D2 रूट D2 ओवर D1। Since the density of a gas is proportional to its molecular mass, we can write above equation as। और हम इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं R1 ओवर R2
इज इक्वल टू रूट m2 ओवर m1। अब इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस ए एंड बी 1.5:1। आपके पास दो गैसेस है, एक ए गैस है एक बी है, और जो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है ए का वो 1.5 है और बी का 1 है। इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर mass of the gas A is 16, find out the relative molecular mass of gas B। अगर आपके पास A का जो है molecular mass 16 है तो हमें B का molecular mass जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है इसकी, RA ओवर RB इज इक्वल टू रूट MB ओवर MA। अब यहाँ पर आपने जो है वो MB का molecular weight निकालना है, तो आप वैल्यूज को पुटिंग कर लेंगे। तो आपके पास जो रेशियो थी रेट ऑफ डिफ्यूजन की वो 1.5/1 थी, और आपके पास एम ए जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस था वो 16 था, वो आपने रखा। दोनों साइड से आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपके पास एम बी जो है वो इक्वल हो जाएगा 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16। जब आप 1.5 का स्क्वायर लेंगे वो 2.25 के इक्वल आएगा। आप मल्टीप्लाई करें उसे 16 से तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा बी गैस का 36। सेकंड है इसकी प्रॉब्लम, कंपेयर द रेट ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपके पास दो गैसेस है हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमने इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करके निकाल लिया, उसकी रेशो निकाल लिया। अब मॉलिक्यूलर मास जो होता है हीलियम का वो आपके पास 4 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का 64 होता है। हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का आपने 64 रखा और हीलियम का जो है आपके पास वो 4 रखा। दोनों को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो वो आपके पास रूट लेने के बाद वैल्यू जो है वो आ जाएगी 8/2, और देन सिंप्लीफिकेशन के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो हम जो है इस तरह से कह सकते हैं कि हीलियम जो है वो 4 टाइम फास्ट है कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हीलियम का कम है और सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादा है। और हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंस होगा और वो स्लोली डिफ्यूज होगा। तो इस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 64 है, तो डेंसिटी भी ज्यादा है और ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से वो हीलियम के मुकाबले में स्लोली डिफ्यूज होगा, और हीलियम जो है वो रैपिडली डिफ्यूज होगी 4 टाइम एज कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। हीलियम जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी इन एयर। उसके बाद सेकंड है आपके पास आइडियल गैस लॉ में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हम किसे कहते हैं? द पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ईच गैस वुड exert if it alone occupy the volume of the mixture at the same temperature. It would happen when two or more gases which do not react chemically are mixed in the same container। यानी कि हम ऐसी गैसेस ले लें जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हो, जैसे कि नॉर्मल गैसेस है, सेम कंटेनर में आप रखें, तो आप देखेंगे कि जो ईच गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो उसका सम जो है वो इक्वल आएगा आपके पास जो है टोटल प्रेशर के। अब जो ईच गैस का आपके पास प्रेशर है उससे आप पार्शियल प्रेशर कंसीडर करेंगे, और जब आप उसे सम कर लेंगे तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फिर डाल्टन ने हमें लॉ सजेस्ट किया इसी टर्म पर, पार्शियल प्रेशर पर। The total pressure by a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of each of the constituent gases। वही बात जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब की कि जो टोटल प्रेशर होता है वो एक कंटेनर में जितनी भी आपने गैसेस फिल की हुई होती है उन सब के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। और अब आप गैसेस आपने वो लेनी है जो नॉन रिएक्टिव है, जो इनर्ट है, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि नॉर्मल गैसेस है। The P is the total pressure. Here the capital P is the total pressure. The small p refer to the part of the pressure means partial pressure exerted by each gas in a mixture। हर गैस जो है वो अपना अपना प्रेशर मिक्सचर में अप्लाई करती है, और जब हम उसका सम कर लेते हैं तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल आता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। इसके बाद आप यहाँ पर फिगर में देखें कि पहले आपके पास गैस ए है, इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, गैस बी है इसका 2 है, और गैस सी है इसका 0.5 एटमॉस्फेयर है। अब तीनों जो है वो दो रिएक्टिव गैस है। अब हमने इन तीनों गैसेस को पहले सेपरेट कंटेनर में रखा, अब हम तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में रखेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। लेकिन जो आपके पास फाइनल कंटेनर है फोर्थ वन वाला जिसमें हमने सारी गैसेस रखी है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गैसेस हर एक अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो टोटल प्रेशर जो है वो इन सब के इक्वल होगा। तो आप जब ये टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस का निकालेंगे, जो कि ए बी सी से मिक्सचर बना है गैसेस का, तो ए गैस का 1 एटमॉस्फेयर है, बी का 2 है और सी का 0.5 है। तो आप इन सब को जब सब अप कर लेंगे,
सारी गैसेस को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल प्रेशर का 3.5 एटमॉस्फेयर। उसके बाद है आपके पास पार्शियल प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। अब हमने जब कंटेनर में डिफरेंट गैसेस ली है, अगर उनमें से एक गैस का हमने पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो हम इस फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। P ऑफ गैस इज इक्वल टू, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P इंटू एन गैस और एन टोटल। हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर से, और टोटल जो मोल है, नंबर ऑफ मोल, उनसे डिवाइड कर देना है। इन टर्म ऑफ द काइनेटिक थ्योरी द डाल्टन लॉ कैन बी एक्सप्लेन एज इन अ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ईच गैस एक्सर्ट अ सेपरेट प्रेशर ऑन अ कंटेनर। जब हम नॉन रिएक्टिव मिक्सचर लेंगे कि कंटेनर में, तो हर गैस सेपरेट प्रेशर जो है वो डेवलप करेगी, कंटेनर पर एक्सर्ट करेगी, बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, क्योंकि वहां पर जो मॉलिक्यूल का कोलिजन होगा वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ होगा। जस्ट द टोटल प्रेशर इन द कंटेनर इज कॉज्ड बाय सम ऑफ ऑल द कोलिजन। इस वजह से जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा कंटेनर पर, वो भी सारे कोलिजन का सम होगा। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। दिस लॉ अप्लाई मोस्ट कॉमनली टू द केस ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर अ वाटर। अगर हम गैस को ओवर वाटर कलेक्ट करें तो उस पर ये जो है डाल्टन लॉ ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हमारे पास है इसका ये एग्जाम्पल है इसकी। सपोज 100 cubic centimeter of an insoluble gas are collected over a water at a pressure of 745 torr and 15 degrees Celsius. If it is saturated with the water vapor, the pressure of the dry gas is, तो ड्राई गैस का जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या आ जाएगा? ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए हम रिलेशनशिप लगाते हैं P moist गैस माइनस P वाटर वेपर। तो हमारे पास जो मोइस्ट गैस है उसका प्रेशर आपके पास जो है वो 745 है, और जो आपके पास पी वाटर वेपर है वो 30 टॉर है। तो इन दोनों को जब आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है फर्दर आते देखना है कि आपको ड्राई गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, तो आप रिलेशनशिप लगाएंगे वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। एसटीपी पर हम जानते थे P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 के होता है। यहाँ से आप V2 फार्मूला को रीअरेंज करेंगे V2 की जो है वैल्यू निकालने के लिए, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा V2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 ओवर P2 T1। इसके बाद आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। P1 की वैल्यू आपके पास 730 टू टॉर है, V1 आपके पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, T2 273 केल्विन था, P2 760 टॉर था, और उसके बाद T1 जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस था। केल्विन में करने के लिए हमने उसमें ऐड कर दिया 273, तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 91.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 1 है इसका। A mixture of the gases at 760 torr contain 2 moles of nitrogen and 4 moles of carbon dioxide. What is the partial pressure of each gas in a torr? अब हमें किस तरह से पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। आपके पास दो गैसेस हैं, एक जो है वो नाइट्रोजन है जिसके आपके पास 2 मोल है, और सेकंड गैस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके आपके पास 4 मोल है, यानी कि 4 + 2 आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितनी हो गया? 6 मोल। और आपके पास टोटल प्रेशर जो है वो कितना है? 760। अब हमने ईच गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है P टोटल मल्टीप्लाई बाय N गैस ओवर N टोटल। अब हमने पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है, तो हम गैस की जगह नाइट्रोजन लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, और आपके पास P टोटल 760 टोर है, इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के। तो आपके पास स्टेटमेंट में नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल थे वो 2 थे, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल थे दोनों गैसेस के मिला के वो 6 थे। तो आप इसे 760 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपके पास नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 253.33 टॉन। उसके बाद आपने कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने हैं। यही रिलेशन आप यूज करेंगे, पी गैस इक्वल टू पी टोटल इंटू एन गैस ओवर एन टोटल। अब आपके पास जो है पी टोटल, इसकी वैल्यू आपके पास है 760 टॉर, और आपके पास स्टेटमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो नंबर ऑफ मोल थे वो 4 थे, और टोटल नंबर ऑफ मोल आपके पास 6 थे। आप 760 को 4 से मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 506.67 टॉन। अब आपके पास जो डाल्टन लॉ है वो ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर जो है नाइट्रोजन का वो 253.33 आया, और कार्बन डाइऑक्साइड का 506.67 टॉर आया। जब आप दोनों को ऐड करें तो आप देखें कि आपके पास रिजल्ट वही आया 760 टॉर।
इट मीन्स कि ये ला जो है वो वैलिड है। आपने स्टेटमेंट में देखा कि जो आपके पास टोटल प्रेशर था ऑलरेडी वो भी 760 था, और जो आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करके उनको जब चेकआउट किया, आपने उनका सम किया, फिर वो आपके पास 760 के इक्वल आया। इट मीन्स कि ला जो है वो वेरीफाई हो गया, वो प्रूव हो गया कि जो आपके पास टोटल प्रेशर होता है वो आपके पास पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस का, जो कि कंटेनर में हमने इनक्लोज की थी, और वो गैसेस जो है वो क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।